नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है और इस घातक वायरस को लेकर लगातार बातें हो रही हैं कि ये इतना खतरनाक क्यों है। इसके लक्षण भी सामान्य फ्लू की तरह ही हैं और किसी भी व्यक्ति को अगर साधारण सा खांसी जुकाम भी है तो उसे कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइंस के तहत डॉक्टर से संपर्क करने और होम क्वारंटीन की सलाह दी जाती है। इस वायरस के बदलते स्वरूप को देखकर मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या दिसंबर जनवरी में इस वायरस ने हम पर जो पहले असर किया, अगर दुनिया के तमाम देशों की बात करें तो वैसा असर आने वाले दिनों में होगा। इस संक्रमण से हम खुद ठीक हो सकते हैं या हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कोरोना को लेकर अगर आपके मन में इस तरह के कोई सवाल उठ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हमारे साथ होंगे डॉक्टर देवान, जो गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं, मेडिकल क्रिटिकल के मेडिसिन के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप बताइए। बिल्कुल ठीक-ठाक। डॉक्टर साहब, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और हमेशा की तरह आप लोगों को कई तरह के टिप्स बताते हैं कोरोना इस महामारी से लड़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, स्थिति और नाजुक होती चली जा रही है। लोगों के दिमाग में डर बना हुआ है कि आखिर ये वायरस जो है कितना घातक और हमारे लिए हो सकता है, कितने लंबे वक्त तक हमें इससे और लड़ना पड़ सकता है, या फिर जितना समय बीतेगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, इसकी जो मारक क्षमता है, जैसे हम बात करते हैं कभी कभी कि बहुत ज़्यादा घातक जो इसका स्वरूप था वो आने वाले दिनों में कमज़ोर पड़ सकता है, जैसा कि आजकल कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए अभी तो अगर हम देखें तो ये लंबा चलेगा। एटलीस्ट अगले 1-2 महीने तो इसमें राहत मिलने की उम्मीद नहीं लगती। हम्म। इसका रोकथाम का जो तरीका है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है। हम्म। कंटेनमेंट, सेग्रीगेशन, आइसोलेशन और क्वारंटीन, जी। ये सारी प्रोसेसेस गवर्नमेंट अपनी तरीके से कर रही है। लेकिन जो मैं बार-बार बोलता हूँ, हम्म। अब हर एक इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है कि वो कोरोना से संक्रमित होंगे या नहीं। हम्म। अनलॉकडाउन शुरू हो चुका है, आपने देखा ही है। हम्म। और जैसे जैसे अनलॉकडाउन हुआ, नंबर ऑफ केसेस बढ़ने शुरू शुरू हो हो गए। गए जी। तो इसका मतलब यही है कि अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू पर्सनल हम्म। प्रोटेक्शन। आप अपने आप को कितना तैयार करते हैं संक्रमण से बचाने के लिए, हम्म। वही डिटरमाइन करेगा। हम्म। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि ये कितना सीवियर है, कितना घातक है। देखिए, जो इंटरनेशनल डेटा कहता है और हिंदुस्तान की जो मोर्टेलिटी है, हम्म। यूएस में 6% लोगों की डेथ हुई। इंडिया में जो मोर्टेलिटी है वो 3 से 3.5% के बीच में है। हम्म। तो ऐसा लगता है कि इंडिया में जो बीमारी है वो उतनी घातक नहीं है जितनी नहीं है। कि हम्म। यूरोपियन या यूएस के, इटली या यूएस के देशों में देखी गई। हम्म। लेकिन अब ये भी समझिए, वहां पे एक और कारण था जो अभी यहाँ नहीं हुआ, जो जिसके हम डर रहे हैं हम्म। कि ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाए कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज खत्म होने लग जाए। हम्म। तब ये मोर्टेलिटी बढ़ने की उम्मीद हो जाती है, क्योंकि जब बेड ही नहीं है, आईसीयू नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हम्म। तो फिर मोर्टेलिटी बढ़ेगी, जो कि जैसा कि इटली में हुआ। जी। तो आज की डेट में ये संक्रमण उतना घातक नहीं है जितना बाहर के देशों में देखा है। हम्म। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात आजकल जो हम देख रहे हैं वो अलग अलग स्टेट्स की बात करें, हालांकि बहुत बड़े दावे तो किए जा रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से तमाम इंतजाम कर लिए हैं इससे निपटने के लिए। लेकिन अब एक बात खुलकर ये कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। राज्य सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल बयान ज़रूर है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये चिंता बढ़ गई है कि अगर सरकारों के पास इंतजाम नहीं हुए तो क्या हमारे लिए आने वाला कल खतरनाक हो सकता है। सरकारें कितना इंतजाम करेंगी, कितना नहीं करेंगी। आबादी के लिहाज से देखें तो आम आदमी के लिए अस्पताल नहीं है। अब कोरोना तो इतना ज़्यादा फैल रहा है कि ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसकी जो संख्या है वो और कई लाखों में चली जाए, तो तब अस्पताल नहीं मिलेंगे। लोगों में डर है। देखिए, लोगों का डर गलत नहीं है, हम्म। लेकिन आप देखिए, मैंने वैसे बोला सरकारें अपना काम कर रही हैं। हम्म। पिछले 2 महीने से, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कंटेनमेंट हो, हम्म। अब वो कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना नहीं, इस पे डिबेट चलते रहते हैं। हम्म। लेकिन तरीका यही है। हम्म। अब आगे का तरीका ये है कि कंटेनमेंट जोन जो बनाए हैं, वहां कंटेनमेंट एक्चुअल में अच्छे से हम्म। लागू किया जाए। हम्म। ठीक है। और नए जोन को अगर आते हैं तो उनमें भी वैसे लागू हो, हम्म। लोग उन रूल्स का पालन करें। जी। ठीक है। हम्म। अब कमिंग टू द क्वेश्चन कि अगर इतना नंबर बढ़ गया कि अस्पताल नहीं होंगे, देखिए इतना नंबर बढ़ेगा तो 85% लोग माइल्ड केसेस के होते हैं। हम्म। माइल्ड केसेस के लिए अगर आप गवर्नमेंट गाइडलाइन पढ़े तो उनको अस्पताल में एडमिट होने की भी जरूरत
नहीं है। नहीं होती। हम्म, अगर ऐसे पेशेंट घर पे ही मैनेज हो जाए हम्म, तो हमें सिर्फ 15% पेशेंट के लिए ही अस्पतालों के बेड की सुविधा हम्म, चाहिए। हम्म, तब ये हॉस्पिटल फैसिलिटीज ओवरवेलमिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होगी और हर आदमी को बेहतर इलाज मिल पाएगा। लेकिन अगर माइल्डर केसेस ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर होंगे तो सीवियर और मॉडरेट के लिए बेड की कमी पड़ना लाजमी है। तो इसलिए ये केसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। लोग कई अक्सर हम देखते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा असावधानी इसी चीज़ को लेकर बरतते हैं, यानी असावधान रहते हैं कि मास्क नहीं लगाते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने हाथों को साफ नहीं करते हैं। और ये ऐसा वायरस है जिससे अगर हमने मास्क लगा लिया सही तरीके से, अच्छी क्वालिटी का कहें, या फिर अपने मुंह को ढक लिया ताकि किसी भी प्रकार का कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके, और हाथ साफ करके खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो हम बच सकते हैं। लेकिन यही काम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर यही काम कर लें, ये दो काम कर लें, तो फिर मेरे ख्याल में ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है इसको हम आसानी से मात दे सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए 130 करोड़ की जनता है, सरकार सबको समझाने तो नहीं जा सकती। हम्म, पिछले 2 महीने में इतनी अवेयरनेस हो चुकी है जी। कि मास्क क्यों जरूरी है, हाथ धोना क्यों जरूरी है। हम्म, मेरा ख्याल है कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको इसके बारे में पता नहीं नहीं हो। होगा जी। प्रॉब्लम है बिहेवियर की। हम्म, लोग अपने बिहेवियर को कब चेंज करेंगे। हम्म, जो चेंज कर लेंगे वो इस संक्रमण से बच जाएंगे। हम्म, जो नहीं चेंज कर पाएंगे उनके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा। हम्म। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि हम तो बहुत ताकतवर हैं, हमारा शरीर पूरी तरह से पावरफुल है, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, तो हमें कोरोना क्या कहेगा। लेकिन संक्रमण तो चला गया उनके पास, वो औरों के लिए तो खतरनाक हो सकता है। देखिए अगर वो ये इस बीमारी में एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मेरे साथ वाला प्रोटेक्टेड है तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ। हम्म, सिर्फ मेरे को अपने पौष्टिक आहार और अपने प्रोटेक्शन से मुझे फायदा नहीं होने वाला, हम्म, पहली बात। तो इसमें इसमें सबका ठीक होना जरूरी है। हम्म, आप हो सकता है भले चंगे हो, स्वस्थ हो, हम्म, आपको संक्रमण ना हो, लेकिन हो सकता है आपको छोटा एसिम्प्टोमेटिक करियर हो हम्म, और वही संक्रमण आपसे आपके घर के किसी बुजुर्ग को हो सकता है। हम्म, जी। उनके लिए वो संक्रमण घातक हो जाएगा। हम्म, आप समझे? तो बिल्कुल। इसलिए इसमें आपके अकेले की हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम्म, आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा इलाका जहां आप रह रहे हैं, हम्म, एटलीस्ट क्लोज फैमिली मेंबर, सबकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हम्म, तभी आप लोग एज अ फैमिली बच पाए। हम्म। आजकल सबसे ज़्यादा इस वक्त जो काम चल रहा है वो कार्य क्षेत्र पर, जो वर्क प्लेस हमारे हैं वहाँ लोग लगातार जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं, अस्पतालों में भी लोग काम करते हैं, और तमाम इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन होना चाहिए, अच्छे तरीके से हाथ साफ़ होने चाहिए, और जब हम खाते हैं तो भी हम पूरा गैप बनाकर एक दूसरे के साथ ना खाएं, ना बैठें, ना पिएं। इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हिदायतें लगातार सरकारों की तरफ से आती रहती हैं। तो जो मानक हैं उन मानकों का अगर सही से पालन किया जाए तो वर्क प्लेस पर भी जो हमें खतरा, हमें डर बना हुआ है, वो खत्म हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मानकों की सरकार ने कमी नहीं दी, हम्म, अब पालन करने वाली सिचुएशन है। हम्म, इंडस्ट्री जो खुलती है हम्म, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ने पूरी गाइडलाइंस बनाई है। हम्म, लेकिन आप फिर भी पिछले 15 दिन में देखेंगे तो कितने केसेस सामने आए। हम्म, ऑफिस खुले, एम्प्लॉयज पॉजिटिव हुए, ऑफिस बंद हो गए। हम्म, इंडस्ट्री खुली, एम्प्लॉय पॉजिटिव हुए, बंद हो जी। गए। हम्म, इसलिए बड़ा जरूरी है हम्म, कि जब आप अपनी इंडस्ट्री खोलें हम्म, या ऑफिस खोलें तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस हॉस्पिटल ऑफिस को खोलें। हम्म, जिस उतनी प्रिकॉशन ले जितना कि हम हॉस्पिटल में ले रहे हैं। हम्म, एम्प्लॉय की हेल्थ, फैमिली जी। की हेल्थ, क्योंकि एम्प्लॉय फैमिली हम्म। से भी इन्फेक्ट हो सकता है। और तीसरा विजिटर प्लानिंग, चलिए डॉक्टर क्योंकि साहब, ऑफिस होगा चर्चा को तो ये सब लगातार बहुत आगे जरूरी जारी है। रखेंगे। इस बीच हमारे साथ राजस्थान के कोटा से प्रिंस जुड़े हैं। प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। पूछिए सवाल, क्या पूछना चाहते हैं। साहब अभी तक ये थोड़ा समझ के बाहर हो रहा है कि अभी संख्या भी बता रहे हैं आपके इसमें, हम्म, तो ये मतलब हम अपने आप को और परिवार को कैसे थोड़ा सा जैसे सब्जियां भी लेते हैं हम लोग, हम्म, तो इनको सैनिटाइज वगैरह भी कैसे करें मतलब। यानी आप ये चाहते हैं कि बहुत सा कोई और सामान्य तरीका। हाँ जो खुले में खुले वाला दूध जो लेते हैं हाँ तो उससे भी खतरा है या पानी में भी खतरा है, कुछ वो बता सकते हैं। जी, जी डॉक्टर साहब। देखिए ऐसा है, सबसे ज्यादा खतरा जो है वो होता है एयरवे टू एयरवे। ठीक है, तो अगर आप मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो 90% तक आपका खतरा कम हो जाता है, हम्म, पहली बात। हम्म, जहां तक सब्जियां फल फ्रूट खरीदने का सवाल है,
उसमें अगर आप उसको अच्छे से धो लेते हैं, सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप उनको अच्छे से धो लेते हैं और उनको धोने के बाद अपने हाथ साबुन से धो लेते हैं, उसके बाद सब्जी को यूज करते हैं, तो आपको खतरा नहीं है जी। अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले कुछ लेटेस्ट रिसर्च भी आई है कि जो संक्रमण है वो सब्जियां, फ्रूट और ऐसी चीजों के थ्रू नहीं फैलता या बहुत कम फैलता है। तो इसलिए जो ज्यादा ध्यान देने लायक है उन चीजों पे है जिनसे ज्यादा फैलता है। एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, गलत है। आप अगर एक ही फैमिली के लोग हैं चाहे तब भी बाहर निकलते हैं, मास्क नहीं डालते, नाक को कवर नहीं करते, चीख को कवर नहीं करते, बहुत हाई रिस्क है, 75% रिस्क है। तो मेरे ख्याल से उन बातों पे ध्यान दीजिए जो मेजॉरिटी कॉज है इन्फेक्शन की। मेजॉरिटी कॉज सब्जियां, फल, फ्रूट नहीं है। अगर आप उनको धो लें तो वो आपको इन्फेक्शन नहीं करेगा। जी, लगता है प्रिंस आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया हमारे साथ जी, बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब, सब्जियों को लेकर बात हो रही थी, सादे पानी से क्या उसके अंदर अक्सर हम देखते हैं बहुत से लोग उसके अंदर नमक डाल लेते हैं या फिर और तमाम चीज़ें अपनाते हैं, गर्म पानी से धोते हैं, तो क्या केवल सादे पानी का इस्तेमाल करने मात्र से ही इस समस्या का निदान हो जाएगा? देखिए जो सब्जियों पे आएगा कैसे इन्फेक्शन, सब्जी वाले के हाथ से आएगा। Do you agree? बिल्कुल। सब्जी पे अपने आप से वायरस नहीं आएगा, तो सब्जी वाले के हाथ से आएगा। तो जब आप सब्जी खरीद रहे हैं तो अगर आपने अपने आप को पहले तो प्रोटेक्ट करा है, पहली बात। सब्जी वाले ने उस सब्जी को हाथ लगाया, वो पॉजिटिव हो, उसके बाद आपने उस सब्जी को हाथ लगाया, फिर आपका हाथ नाक पे गया, तब आप पॉजिटिव होंगे। सब्जी से वायरस अपने आप से नाक तक नहीं आएगा। जी। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो सब्जी को आप सादे पानी से धोएं, आधा घंटा अगर उसको पानी में रखें, उसके बाद उसको धोएं। नमक डालना चाहते हैं नमक डाल सकते हैं, ऐसा कोई मेडिकल लिटरेचर इसके बारे में क्लियर नहीं है। लेकिन उसके बाद आप अपने हाथों को क्लीन करें और उसके बाद आप सब्जी का इस्तेमाल करें। तो ये एक इजीली डूएबल थिंग है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। कुछ लोग आजकल मैसेज आ रहा है कि सोडा बाइकार्ब भी डाल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है आप पानी से में उसको रखें, गर्म पानी में रखें, गुनगुने में रखें। आप चाहते हैं कि वायरस की लेयर जो ऊपर से हट जाए। कुछ लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं जो सब्जियों को धोने में, जैसे कि गर्म पानी के साथ साथ माफ़ कीजिए, गर्म पानी में कुछ ऐसे केमिकल मिला देते हैं जो कहते हैं कि इससे वायरस मर जाएगा। तो केमिकल कितने घातक हो सकते हैं हमारे लिए? देखिए वो घातक हो सकते हैं। न्यूज रिपोर्ट भी आई हैं कि कुछ लोगों ने जो हाथ का सैनिटाइजर यूज करते हैं उसी में सब्जियों को भिगोया। ये बिल्कुल गलत है। ये सारे केमिकल्स जो हैं अगर हाथ तक ठीक है, अगर मुंह के रास्ते जाते हैं तो ये काफी हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसलिए मेरी कृपा से लोगों से विनती है कि वो कोई केमिकल ना डालें और प्योर पानी से अगर उसको धोएं तो वो उनके लिए काफी लाभदायक रहेगा। कुछ हम मार्केट से सामान लेकर आते हैं, जैसे चाहे रसोई का सामान कह लीजिए या फिर सब्जियां कह लीजिए, इनको हम धूप में सुखा देते हैं और अच्छा खासा तापमान इन गर्मियों में है, तो जो धूप में सब्जियां या सामान सुखाने का या फिर उसमें रखने का जो असर है वो कितना कारगर हो सकता है? 2-4 घंटे के लिए लोग रख देते हैं, जैसे घरेलू सामान, रसोई का सामान, कुछ भी लेकर आते हैं मार्केट से, उसको हम धूप में सुखा देते हैं, रख देते हैं, वो कितना सही रहता है वायरस को खत्म करने को लेकर? देखिए टेक्निकली ये ठीक लगता है, थियोरेटिकली मेडिकली भी साउंड है, क्योंकि ज्यादातर वायरसेस जो है वो 28 से 30 डिग्री के टेम्परेचर पे फ्लरिश करती हैं। और आजकल बाहर का पारा जो है वो 40, 45, 44 डिग्री के आसपास चल रहा है। ठीक है, वायरस को बढ़ने के लिए ह्यूमन चेन की जरूरत होती है। अगर आप 45 डिग्री पे सब्जी रखेंगे तो वायरस उतने टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रहेगा। तो मेडिकली देखें तो ये लगता है कि ये चीज मदद करनी चाहिए। और एक चीज़ बड़ी अहम है इसमें, जो प्रोडक्ट हम मार्केट से लेकर आते हैं, उन प्रोडक्ट में जो खाद्य पदार्थों की बात करें, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने को लेकर, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो चीज़ें मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हैं, चाहे उनमें बादाम है, उसमें और भी ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो एक स्वस्थ आदमी के लिए ही सही है या फिर अस्वस्थ व्यक्ति भी उनका सेवन कर सकता है, जो फिजिकली कमज़ोर भी है और उसका कहीं ना कहीं जो इम्यून सिस्टम है पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है? क्या स्वस्थ आदमी और अस्वस्थ आदमी दोनों बराबर मात्रा में वो चीज़ें ले सकते हैं या फिर उनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? दोनों अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी पौष्टिक आहार ले सकते हैं, और मैं सलाह दूंगा कि अपनी डाइट में विटामिन सी का वो मात्रा बढ़ा दें। बेसिकली वो
नींबू में होता है, संतरे में होता है, या कुछ ऐसे फ्रूट्स जिनसे उनको विटामिन सी मिले, वो इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और जैसा कि आपने बोला, पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है, और वो दोनों तरह के, चाहे स्वस्थ हो चाहे स्वस्थ हो, दोनों व्यक्ति उसको इक्वली ले सकते हैं। अगर दोनों को मदद करेगा। ये दोनों चीज़ें मदद करेंगी, अगर हम लेते हैं दवाएं भी आजकल मार्केट में बहुत सारी हैं, चाहे वो होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, एलोपैथी है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, दावे किए जाते हैं कि ये आप खाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दवाओं से ज़्यादा अगर हम भरोसा करें हमारे खाद्य पदार्थों पर जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस रखें, या फिर दवाओं के प्रति भी हमारा रुझान होना चाहिए अगर स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है तो? देखिए, जहाँ तक होम्योपैथी और आयुर्वेदा दवाइयों का सवाल है, उसमें काफी आ रहे हैं चीजें, लेकिन उसके बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मेरा और स्पेशलिटी एरिया नहीं है। तो हमारी स्पेशलिटी से अगर एलोपैथी में देखें तो अच्छा पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। और जब आप हॉस्पिटल आते हैं या एडमिट होते हैं, आपको कोरोना होता है, तो हम सबको विटामिन सी की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, वो लिखते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन में, ताकि विटामिन सी का लेवल जो है बॉडी में और ज्यादा हाई रहे। बट अगर आप प्रिवेंशन के लिए देखें तो अलग से कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसको किसी और तरह की अगर उसको बुखार है, या फिर हार्ट पेशेंट वो है, या फिर शरीर में कोई और गंभीर बीमारी हो गई है, वो लोग अपनी मर्जी से कई बार दवाएं जो है ले आते हैं मेडिकल स्टोर से, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि ये भी देखा जाता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में, कि हम डॉक्टर के पास बहुत बाद में जाते हैं, उससे पहले मेडिकल स्टोर से सारी सुविधाएं लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि ओवर द काउंटर ड्रग जिसको बोलते हैं, ओटीसी ड्रग, उसमें पैरासीटामोल के अलावा आप कोई भी दवाई का सेवन अपने आप से ना करें, क्योंकि खासकर आज के हालात में, क्योंकि पहले डॉक्टर से डायग्नोसिस कराना बहुत जरूरी है। देखिए, हर बुखार, हर खांसी कोरोना नहीं है। 20%, 30% पेशेंट को हो रहा है, लेकिन 80% ऐसे भी पेशेंट है जिनके टेस्ट नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो और कोई कारण भी हो सकता है जी। कई सारे कारण बुखार और खांसी के हो सकते हैं। तो डॉक्टर को सलाह किए बगैर केमिस्ट से दवाई लेने के लिए सलाह मैं नहीं दूंगा, एक्सेप्ट फॉर कि आप पैरासीटामोल ले लें, जो कि प्योर बुखार कम करने की दवाई। आजकल हमने देखा लोग एंटीबायोटिक, हर तरह की दवाई केमिस्ट से पूछ के खा रहे हैं, और हमारे पास लोग खाने के बाद ही आते हैं कि ये ले लिया, अब ठीक नहीं हुआ, अब बताइए। ये बेसिकली हमारा टेस्ट लेते हैं जी, कि सर आप बताओ। उस वक्त एक डॉक्टर के सामने दुविधा खड़ी हो जाती है। नहीं, दुविधा ये है कि आपने एक बार अपना दवाई ले ली, तो वो दवाई आपके लिए एक बार कारगर नहीं हुई तो वो गलत है। हो सकता है आपने गलत दवाई ले ली, तो आगे वो एंटीबायोटिक, वो दवाई आपके लिए अगली बार काम नहीं करेगी। तो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, जो कि आपके लिए आज का खतरा वो नहीं दिखता, लेकिन बॉडी के लिए वो खतरनाक है। डॉक्टर साहब, पीसीएम को लेकर आपने चर्चा की, उसको व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसकी भी लिमिट होती होगी कि दिन में कितनी दफ़ा ले सकता है वो, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसको है। ये भी हम देखते हैं अक्सर लोग बिना पूछे ताछे उसको भी हर घंटे एक आध इस्तेमाल कर लेते हैं, जब अगर दर्द या बुखार कुछ ऐसी चीज़ें शरीर में घर कर गई हैं तो। देखिए, 6 घंटे से पहले पीसीएम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 4 गोली से ज़्यादा आप दिन में नहीं ले सकते। पीसीएम से भी टॉक्सिसिटी होती है, और अगर आप कोई उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके प्रोडक्ट मोनोग्राफ जो दवाई के साथ आता है, उस पर लिखा होता है कि ये लिवर को डैमेज कर सकती है अगर अधिक मात्रा में खाई जाए तो इसलिए 6 घंटे से पहले पीसीएम आपको नहीं लेना चाहिए। इस बीच डॉक्टर साहब, एक बार हम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी इस तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हमारे नंबर चल रहे हैं, नंबर्स पे आप कॉल करके डॉक्टर से आप सवाल पूछ सकते हैं। कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर लगातार चल रहे हैं, नंबर्स पे आप कॉल कीजिए, और जो भी दुविधा आपके मन में है कोरोना संक्रमण को लेकर, उस दुविधा को कम करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सामान्य तरीके से आपको लगातार हम बता रहे हैं कि आप कैसे जो है दवाओं को ले सकते हैं, किस तरीके से आप अपने खान पान की चीज़ों को अपने रसोई में इस्तेमाल में ला सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ी कारगर हैं, और ये थोड़ी सी सावधानी से ही संभव हो जाता है। डॉक्टर साहब, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को लेकर बहुत लोगों के मन में एक भ्रम बना हुआ है कि ये जो है दवा अगर इस्तेमाल में हम लेकर आते हैं तो ये हमारे शरीर में हार्ट को लेकर हमें दिक्कत पैदा कर सकती है, या फिर कोई और दिक्कत इस वजह से हो सकती है, तो उनकी दुविधा कैसे दूर होगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जब आईसीएमआर की गाइडलाइन आई कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन
प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है, की जा सकती है, जी। तो उन्होंने बेसिकली कहा था हेल्थ केयर वर्कर के लिए, जो कि हाईली एक्सपोज्ड पेशेंट्स को डील करते हैं, ठीक है। जी। लेकिन उसके एक हफ्ते के अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मार्केट से गायब हो गई, सबने अपनी अपनी जेबों में डाली। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आम आदमी की दवाई नहीं है। ये हार्ट में कुछ ऐसे प्रॉब्लम कर सकती है जो कि आपको तभी नजर में आएंगे जब आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाएंगे। तो इसलिए इसके साथ डेथ भी रिपोर्टेड हुई हैं, इसके साथ हार्ट की कॉम्प्लिकेशन भी रिपोर्ट हुई हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, इस आम बीच जनता इसको लेकर के हम लिए चर्चा ये करेंगे। दवाई नहीं। दिल्ली के लाजपत नगर से सुधांशु राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुधांशु जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सुधांशु राय जी। हाँ सर स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, सिर्फ ये है कि कमजोरी है 4-5 दिन से और भूख नहीं लग रही है, बस ये शिकायत है। और उम्र सुधांशु उम्र जी, है करीब 58। ठीक है डॉक्टर साहब। आप तो इससे पहले बिल्कुल ठीक रहते थे सुधांशु जी। हेलो, 4 दिन पहले आप बिल्कुल ठीक थे। आवाज कम नहीं। सुधांशु जी, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आपसे कि 4-5 दिन पहले आप ठीक थे, आपको कोई परेशानी नहीं थी क्या? नहीं, 4-5 दिन पहले कोई परेशानी नहीं। अभी सिर्फ इतना ही है कि आपको कमजोरी लग रही है, कोई बुखार, कोई गले में दर्द, खराश कुछ नहीं है। नहीं, गले में खराश नहीं है और कोई चीज नहीं है, बुखार भी नहीं है। तो सुधांशु जी, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिम्टम्स के ऊपर नजर रखें। अगर आप जो ये कमजोरी लग रही है, अगर इसके बाद आपके सिम्टम्स बढ़े या गले में खराश आए, बुखार आए या खांसी आए या नजला लगे, तो आप उसके बारे में किसी डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। लेकिन अभी आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको चिंता करने की जरूरत है। चलिए शुक्रिया सुधांशु जी, लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहें। अभी आप क्रिटिकल कंडीशन में नहीं, आप स्वस्थ हैं। थोड़ी कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी को आप जैसे हम लगातार बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप ठीक कर सकते। डॉक्टर साहब, ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिनमें इन गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं कि कमज़ोरी आ जाती है, घुटनों में दर्द महसूस होने लगता है, या फिर और भी तमाम दिक्कतें आ जाती हैं। उम्र दराज लोग हैं या फिर हमेशा जिन लोगों में कोई ना कोई बीमारी रहती है, तो उन लोगों को क्या सुझाव देंगे आप? और वो भी समझने लगते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना तो नहीं हो गया मुझे। देखिए, आजकल हर बीमारी कोरोना है अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ये वाली मेंटालिटी पब्लिक की हो गई है जी। तो मैं यही लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्लीज हर बीमारी को कोरोना से ना जोड़े। कोरोना के कुछ लक्षण हैं जो कि आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो इजीली आपको बता देंगे। पहली बात जी। जहाँ तक उम्र दराज लोगों का सवाल है या प्रॉब्लम है लोगों को, उनको खास प्रिवेंशन लेने की जरूरत है। घर से ना निकलें, अपनी दवाई वक्त पे लें, अपना ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, शुगर, जो भी आपको तकलीफ है वो आप टाइम से चेक कराते रहें। अस्थमा की तकलीफ है तो दवाई रेगुलरली लें। तो जो भी आप अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू रखें और कम से कम जिंदगी में लोगों से मिले या बाहर निकले तो आप इस टाइम को भी निकाल लें। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर बात हो रही थी, अब बीच में एक फोन आ गया दर्शक का, उसको लेकर थोड़ा सा भ्रम लोगों में है। हम चाहेंगे कि वो भ्रम लोगों का दूर हो और उन्हें किसी प्रकार की इस वक्त जो है सहजता महसूस हो रही है वो दूर हो जाए। तो ये आम आदमी के लिए दवाई पहले तो मैं बता दूं कि नहीं है। पहली बात, डॉक्टर्स के लिए रिकमेंडेड है और ज्यादातर डॉक्टर्स इसे खा रहे हैं, लेकिन खाने से पहले डॉक्टर्स ने अपने कुछ ऐसे टेस्ट कराए होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये बीमारी आपके हार्ट को बॉदर करेगी या नहीं करेगी। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप एहतियात करते ऐसे ये दवाई नहीं खा सकते। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया की दवाई होती है, ठीक है, ये बाकी जगह भी ट्रीट की जाती है, जोड़ों के दर्द में भी दी जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वहाँ ये 4-5 दिन के लिए दी जाती है। अभी जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बोली जाती है वो है 7 हफ्ते के लिए, हफ्ते में एक बार प्रिवेंशन के लिए, जो एक लंबा ड्यूरेशन होता है। तो आम आदमी को क्योंकि इस टाइप की दवाई को नहीं खाना चाहिए, और अगर आम आदमी लेने लग जाएगा तो जिनको एक्चुअल में जरूरत होगी वो नहीं ले पाएंगे। दूसरा, इसका ट्रीटमेंट में भी रोल आया है, तो हम एज डॉक्टर इसको कोरोना की ट्रीटमेंट में भी यूज करना लग गए हैं और आईसीएमआर भी कहता है। तो इन 2 जगह के अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आम आदमी अभी अपनी खुद से सेल्फ मेडिकेट ना करे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों के ये कहते हैं कि इस बीमारी में जिनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं, सांस की नली में कोई इनको परेशानी है,
और इसके साथ साथ हार्ट की अगर प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा लोग इसके जो है शिकार बनते हैं। लेकिन अभी तक जिन लोगों तक ये चीज़ नहीं पहुंची है और खुदा ना खास्ता अगर उन तक ये पहुंच जाए तो वो प्राथमिक तौर पर क्या करें या अब वो क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए? फिलहाल क्या सावधानी बरतें, क्या खाएं, क्या पिएं, ताकि उन लोगों को अगर ये पकड़ करे भी तो वो उससे आसानी से बच जाएं? देखिए, प्रिवेंशन हर कैटेगरी के लोगों के लिए सेम है। हम्म ओनली थिंग इज कि जो हायर डिजीज ग्रुप है, हम्म हाई रिस्क ग्रुप है, उम्र दराज लोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, प्रेग्नेंट फीमेल, ये सारे हाई रिस्क कैटेगरी के हम्म लोग आते हैं। हम्म इनको अपनी खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इनको प्रिवेंशन जो भी बताई गई है, इवन काम पे भी जाते वक्त 4 बार सोचना चाहिए कि मेरे लिए जरूरी है या नहीं जरूरी, पहली बात। हम्म और अगर हो जाए, क्योंकि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग हैं, अगर यही जो पीछे फोन आया, हम्म अगर वो यही कहते हैं कि मैं शुगर की तकलीफ है, मेरी ठीक नहीं हो रही, दमा है, तो हम उनको कहते हैं कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। उनको डॉक्टर को इमीडिएटली सलाह लेना चाहिए। इमीडिएटली एक भी सिम्टम उनका बदले तो उनको टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन केस में सीवियरिटी ऑफ द डिजीज देखा गया है बहुत जल्दी बढ़ती है और ऐसी भी नौबत आ जाती है कि कई बार उनको आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। तो जितना जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा उतना जल्दी वो ठीक होंगे। बच्चों को लेकर माँ बाप बड़े कॉन्शियस रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर से बाहर नहीं खेलने देते हैं, घर की छत पर खेलते हैं और पड़ोस की छतों पर बच्चे खेलते हैं तो बच्चों का मन करता है आपस में खेलने कूदने का, लेकिन अब वो समय नहीं है, अभी हमें उसको लेकर हमें बच के रहना पड़ेगा। तो ऐसे अभिभावक हैं जो पेरेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी भी माँ बाप के लिए उसके जो बच्चे होते हैं वो बड़े दिल के करीब होते हैं, टुकड़े होते हैं, तो उनकी जो इच्छाएं हैं उनका दमन भी माँ बाप नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को ऐसे मौत के मुंह में भी नहीं डाल सकते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि अभी तक का जो डेटा आता है वो ये कह रहा है कि बच्चों में कोरोना का रिस्क जो है वो बहुत कम है, कम पाया गया है। इसका क्या कारण है, उस पर अभी भी मेडिकल लिटरेचर में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हालांकि बच्चे प्रोटेक्टेड है, किस वजह से वी डोंट नो, बट लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये रहेगी कि बच्चों को जितना बाहर कम भेजें। देखिए, बच्चों को रोक नहीं सकते, ठीक है, नीचे जाएंगे, खेलेंगे, पार्क भी जाएंगे, पर जितना उनको आप संयम से खेलना सिखा पाएं वही बेस्ट है, क्योंकि बच्चों को घर के अंदर बंद कर पाना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा। जी, चलिए डॉक्टर संदीप दीवान जी, बहुत बेहतर सुझाव आपने दिए और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपके दिए हुए। चलिए इस बीच एक और कॉलर जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हर्षिता हैं पंचकूला से, उनका सवाल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी हर्षिता, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, मेरे को ये पूछना था कि जो कोरोना वायरस जब होता है तो उससे जो डेथ है वो किस प्रकार से जो है वो इंसान मरता है कोरोना से? ये क्यूरियोसिटी है बच्चों की डॉक्टर साहब। जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में सवाल आता है कि आदमी की जब मौत होती है कोरोना में तो कैसे मरता है? देखिए, सबसे पहले जो है कोरोना वायरस जो है फेफड़ों को अटैक करता है। Yes, और हमने देखे हैं पेशेंट्स आईसीयू में, क्रिटिकल केयर में, कि लंग्स इतने खराब हो जाते हैं कि वेंटिलेटर पे डालने के बावजूद भी हम बॉडी की ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं कर पाते। बॉडी के हर सेल को, बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन का सोर्स जो है वो लंग्स से आता है। अगर लंग्स खराब हो जाएंगे तो हम वेंटिलेटर पे डाल देते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए, लेकिन जब इतने डैमेज हो जाते हैं कि वेंटिलेटर के ऊपर भी ऑक्सीजन नहीं बन पाती तो बॉडी के ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट सबको ऑक्सीजन चाहिए। और इस सिचुएशन को हम मल्टी ऑर्गन फेलियर बोलते हैं। जब सारे ऑर्गन बॉडी के फेल हो जाते हैं तो इंसान की डेथ हो जाती है। ये परसेंटेज लेकिन कोरोना में बहुत कम है। हर्षिता को मैं बताऊं कि 10% से ज्यादा मरीजों को आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती। 5% से ज्यादा ही मरीज ही हैं जिनके फेफड़े डैमेज होते हैं जी। तो उन्हीं 5% के को ही रिस्क होता है, लेकिन वो हाई रिस्क कैटेगरी वाले पेशेंट्स होते हैं, जिसकी अभी मैंने बताया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्षिता, जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। लगता है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में, चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों के सवालों के बड़े साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से जवाब देने के लिए और बड़े आसानी से
कोरोना काल में कैसे अपने आप को सेफ रखना है, कैसे बचाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बच्चों को सेफ रखना है और बड़े बुजुर्गों के लिए क्या सावधानियां बरतनी है, इस खास चर्चा में डॉक्टर साहब ने बताई और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल इस खास चर्चा में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और इसी तरीके की जो नई नई बातें, नई नई जानकारी जो कोरोना को लेकर हैं उनको लेकर। शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और इसके साथ साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।